हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी में जो एक्सरसाइज है 6.2 6.3 इसी के कुछ अच्छे प्रश्न हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हमने लिख दिया है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 20 जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन हम यहाँ राइट डाउन कर दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिया है 14 11 11 13 14 11 11 13 2 - 2 2 - 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमको सॉल्व करना है। ये शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने आपको बता दिया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, छोटी कक्षा से भी आप जानते आए हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और बाकी जो भुजा 90 अंश का कोण बनाती है एक को लंब कहते हैं, ऊपर नीचे वाले को नीचे को आधार कहते हैं। और अगर हमको प्रूफ करना है कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो हम लोग परिभाषा से इसको प्रूफ करते हैं। परिभाषा क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यही परिभाषा यूज कर लेंगे। तो हमको एक कर्ण की लंबाई चाहिए, लंब की लंबाई चाहिए, आधार की लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ बना लेता हूँ। मान लिया जाए ये त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी इसके शीर्ष है। किसी पॉइंट को हम किसी को मान सकते हैं। इसको 14 11 कहीं से शुरू कर सकते हैं हम, सी से शुरू करें, ए से शुरू करें, बी से शुरू करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनरली होता क्या है कि बीच वाले को 90 अंश माना जाता है, तो हम बीच वाले को 90 अंश वाले कोण को ही मान के चलना, यही मानने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। ये पहला कोई एक मान लीजिए बीच वाला जो 90 अंश वाला होता है उसको मानते हैं, और तीसरा ये सी हो गया 2 - 2। अब हम इसको, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इस तरह का सिचुएशन बनेगा। जब हम डिस्टेंस को निकालेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम आते हैं AC को निकालते हैं। AC हमने सूत्र आपको बता दिया था कि आप कोष्टक बनाएंगे, बीच में माइनस लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, कोष्टक बनाएंगे, बीच में माइनस स्क्वायर। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को दिमाग में रखेंगे। तो आइए AC की बात करते हैं। पहले में से पहले को घटाते हैं तो 14 में से 2 घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे को घटाते हैं तो 11 में से -2 करना है। सूत्र में माइनस है, माइनस ए भी है, तो वैल्यू को हम लोग प्लस कर देते हैं। 14 में से 2 गया 12, 12 का स्क्वायर, और 11 में 2 जोड़े 13 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 144 प्लस 13 का वर्ग 169। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 और 1 3, 313 यूनिट ये मिला हमको, मात्रक इसको लिखते हैं। अब आइए हम निकालते हैं BC को। तो BC को निकालेंगे, फिर वही फार्मूला, सेम फार्मूला, बीच में माइनस स्क्वायर प्लस करके कोष्टक के बीच में माइनस स्क्वायर। BC के लिए पहले में से पहले को घटाएंगे, 2 में से 11 घट गया, दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, दूसरा -2 है तो हमको -2 लिखना है, और ये 13 है, 13 लिखना है। फिर आगे बढ़ाते हैं, ये वैल्यू -9 होगी। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब डिफरेंट साइन होता है तो घटाते हैं, घटाने के बाद जो बड़ी ग्रेटर नंबर होती है उसका साइन लेते हैं। ये दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, और जो साइन दिखता है वही साइन लिखते भी हैं। माइनस दिख रहा है तो माइनस लिखेंगे। ये हो गया 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 225, 15 का वर्ग 225 होता है। 5 1 6 8 2 10 0 2 1 3, 306 हो गया BC की वैल्यू। 9 AC निकल गया, BC निकल गया। अब हम AB की बात करते हैं।
तो ए बी के लिए फिर वही फार्मूला, कोष्टक बंद बीच में माइनस स्क्वायर, कोष्टक बंद बीच में माइनस स्क्वायर। ए बी की बात करेंगे तो इसका पहला इसका पहला 14 11 है, इसका दूसरा 11 13 है। 14 में से 11 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 का स्क्वायर, डिफरेंट साइन है इसलिए घटा देंगे, बड़ी ग्रेटर नंबर का साइन लेंगे। ये हो गया 9 आए 4 13, 13 आ गया यूनिट। दूरी हमने सब निकाल लिया। अब हम देखें कि काम हमारा कर रहा है कि नहीं। काम क्या है, एक्चुअली ये तो कहानी होती है, लेकिन इस कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझेंगे। समकोण त्रिभुज की जो सही कहानी है वो कहानी ये है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। वास्तव में हम लोग जब लंब आधार कोण क्लियर ना हो तो लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों, छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ये बात हमको याद करनी है। तो अब देखा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। देख करके ये आप बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन है। ये 313 आया, ये 306 आया, ये 13 आया, तो सबसे बड़ी भुजा AC हो गई। तो हम पहले AC का वर्ग निकालेंगे, √313 इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं कड़ी हट जाती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हमने निकाल लिया, इतना काम तो हो गया। अब शेष दो छोटी भुजा जो दो बची है, एक 306 है और एक 313 है। तो 306 यानी AB BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। तो BC हमारा √306 इसका वर्ग प्लस √13 इसका वर्ग। तो ये हमको मिला 306 प्लस 13, तो ये मिल गया हमको 319। हमने देखा कि ये वैल्यू इक्वल नहीं आई। जब इक्वल नहीं आई तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। एक्चुअली हमको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। जबकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। ये 313 आ रहा है, ये 319 आ रहा है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो कहेंगे कि ये बिंदु समकोण त्रिभुज का शीर्ष नहीं बनाएंगे। चलिए लिखेंगे, चूंकि AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, देयरफॉर ये बिंदु, इन बिंदुओं से समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इन बिंदुओं से कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। 14 में से 2 गया, 12 का स्क्वायर 11 13, 12 से 44 169, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 1 1 2 1 3, ये हो गया 9 81, 15 225, 5 1 6, 2 8 10, 2 1 3, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9 2 13। इन बिंदुओं से समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। नोट करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20।
सर 14 और 10 है। इसी वजह से होता है ना, पास जो बिंदु है 14 और 10 है। 18 है। यस सर। दिस इज 10, तो 10 करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 + 2, 10 + 2 12, 144 ये भी हो गया। 288, 288 तो यहाँ 288 का स्क्वायर 288, 288 फिर यहाँ हो जाएगा। ये भी हमारा तो 10 नहीं, इसको ऐसे बना लिया जाए। ABC ये हो गया। गलती से लिख दी थी क्या, इसको थोड़ा भी ध्यान दीजिए। चलिए 2 - 2, तो BC के लिए 11 - 2 - 11 और -2 + 13 है, तो ठीक है। BC में 11, 2 - 11 और -2 और माइनस करेंगे -13, 15, ये तो सही है। 306 फिर इस पर आते हैं AB, तो 14 AB 14 - 11 ठीक है। 10 माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 यानी 18 हो जाएगा। अब इसमें सबसे लॉन्ग साइड 306 हो गई, तो सबसे लॉन्ग साइड 306 का स्क्वायर 306 होगा। एक हो जाएगा 288, 18 आ जाएगा ना। 288 + 18, 8 × 16, 8 × 9 = 10, 2 × 3 ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट के आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग पढ़े थे 1/2 आधार गुणे लंब। ऐसे अगर समकोण कोई त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे लंब हमने सूत्र पढ़ लिया है। वास्तव में ये सारे सूत्र रटे रटाए हम लोग पढ़े हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया छोटी कक्षाओं में, सिर्फ हमको कह दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, और चुपचाप हमने अपने दिमाग में रट्टा मार लिया, रट लिया। लेकिन वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा सहयोग हमारी करती है जो इसका एरिया, इस फार्मूले को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये कोई 3 पॉइंट त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए होते हैं। पहले शीर्ष को मान लिया जाए x1 y1, ये वाला शीर्ष, फिर B वाला शीर्ष x2 y2, x2, y2, और C वाला शीर्ष हमारा x3, y3। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। एक फार्मूला दिया गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2। मैं आपको थोड़ा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 3 कोष्ठक बनाएंगे और 3 कोष्ठक बीच में प्लस लिखेंगे, कोष्ठक के बीचों बीच में प्लस, 3 कोष्ठक बनाएंगे प्लस प्लस चिन्ह के साथ, और कोष्ठक के अंदर माइनस लिखेंगे। यानी कोष्ठक से बाहर प्लस होगा, कोष्ठक के अंदर माइनस होगा। कोष्ठक के अंदर खाली y लिखना है, अंदर में y लिखना है, y हर जगह y लिखेंगे। अब बाहर सटा करके x लिखेंगे। बाहर कोष्ठक से बाहर x होगा, कोष्ठक के अंदर y होगा। उसके बाद क्रम इसका सेट करते हैं 1, पहले वाले x को 1, दूसरे वाले x को 2, तीसरे वाले x को 3। उसके बाद एक हम लोग साइक्लिक क्रम चलाते हैं जिसको चक्रीय क्रम बोलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर,
चक्रीय क्रम। अब चक्रीय क्रम क्या है? चक्रीय क्रम ये है कि y1 के बाद y2 आएगा, y2 के बाद y3 आएगा। इसी तरह x1 के बाद x2 आता है, x2 के बाद x3 आता है, x3 से फिर x1 पर जाते हैं, x4 नहीं होता है। तो 1 2 3 1 फिर 2 3 फिर 3 के बाद 1 1 2 3, चाहे x हो चाहे y हो। तो देखिए x1 के बाद x2 आया, x3 आया, ये क्रम चलेगा, x वाला क्रम। ठीक इसी तरह से अब y पर बात करते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसको हम लोग ढक लेते हैं। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आता है, 4 नहीं आता है, फिर इसको ढक लेंगे। 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। चक्रीय क्रम को ध्यान देंगे तो ये फार्मूला इजीली तैयार कर लेंगे। यह फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए है जबकि शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। ये शीर्ष x1 y1, बी शीर्ष x2 y2, सी शीर्ष x3 y3। इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग इस पर सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। इस सूत्र को थोड़ा सा एक दूसरे रूप में भी हम लोग देखते हैं। इसको अगर आगे हम लोग गुणा कर दें इसमें तो मिलेगा x1 y2, इसका इसमें हमने गुणा कर दिया। फिर इसका इसमें करेंगे तो मिल जाएगा x1 y3, फिर इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा हमको x2 y3 माइनस इसका इसमें करेंगे तो x2 y1, फिर इसका इसमें करेंगे तो x3 y1 माइनस x3 y2। एक फार्मूला हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सेम कॉम्बिनेशन का मतलब 1 2 यहाँ है तो 1 2 को और खोजेंगे और कहाँ है, भले इधर उधर हो उससे नहीं मतलब है। देखिए 1 2 तो यहाँ भी है 1 2, यहाँ है 1 3 तो 1 3 आपको फिर यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 3 है तो 2 3 यहाँ मिल रहा है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनाने से और थोड़ा हमारे लिए सहूलियत हो जाती है। क्या सहूलियत है, ये x1 y2, फिर इसको लिख देते हैं x2 y1 प्लस, इसको अगर चाहें तो कोष्टक बना लें, अच्छी बात है। फिर हम 1 2 के बाद अब 2 3 पर आते हैं तो 2 3 हमारा है x2 y3 माइनस करके x3 y2, ये वाला हो गया, कोष्टक बना लिए। फिर अब जो बचा है ये वाला 1 3 वाला, तो x1 y3 माइनस x3 y1, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखेंगे x3 y1 वाला ये पॉजिटिव और ये वाला x1 y3 वाला निगेटिव। तो ये कैसे हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, इसको भी हम याद कर सकते हैं। याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आप सिंपली क्या करिए, एक्स वाई लिख दीजिए, हर जगह एक्स वाई बीच में माइनस, तो इससे भी आप इस फार्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस याद कर लीजिए, बाहर प्लस होता है। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, फिर अब क्रम चला दीजिए, बस इतना ही याद करना है। 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, फिर जो क्रम यहाँ होगा यहाँ उलट के आएगा, 1 2 2 1, पहला काम हो गया। 2 के बाद 3 आता है, 2 3 3 2, फिर 3 के बाद 1 आता है, 3 1 1 3। तो ये हमारा क्रम है, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये फार्मूला त्रिभुज के साथ साथ चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए, षटभुज के लिए सबसे लागू हो जाता है। इसलिए इस फार्मूले को भी जानना बहुत ज़रूरी है। या 3 कोष्टक बनाए त्रिभुज के लिए है। अभी हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम बात करें चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो इस फार्मूले को आप जनरलाइज कर लेंगे। तो ये फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी 1/2 लिखेंगे और 4 कोष्टक बनाएंगे, 1 कोष्टक 2 कोष्टक 3 कोष्टक 4 कोष्टक, सब में फिर वही कहानी x वाई हर जगह लिखेंगे। तो ये चतुर्भुज के लिए काम कर जाता है। इसी तरह हम पंचभुज के लिए फार्मूला बनाएंगे। पहले x को करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 के बाद 2 आता है, 1 2, यहाँ 2 1 माइनस, 2 के बाद 3 आएगा, 2 3 3 2 माइनस, 3 के बाद 4 भी चलेगा, चूँकि हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, उसमें 4 पॉइंट होते हैं तो 4 तक चलना है। 3 4 4 3, फिर 4 के बाद 5 नहीं आता, 4 1 1 4। ये हो गया चतुर्भुज के लिए, बीच में माइनस। अब इसी तरह पंचभुज का बना सकते हैं, षटभुज का बना सकते हैं। फार्मूला समझ में आ गया होगा।
इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स। 3 दिए हुए बिंदुओं का कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम आपको कोलिनियरिटी समझा दें। कोलिनियरिटी होती क्या है, संरेख होता क्या है। तो संरेख का मतलब होता है कि ये कोई रेखा लेंगे, उसी रेखा पर सारे पॉइंट स्थित होंगे। जैसे हमने एक रेखा ले लिया यल रेखा, ये यल रेखा है और इस पर 3 बिंदु है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। तो चित्र को देख करके हम कहेंगे कि बिंदु ए बी सी संरेख है। संरेख माने समरेख, उसको संरेख को समरेख भी कहते हैं। समरेख माने समान रेखा, समान रेखा माने एक ही रेखा। तो ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित है। कब एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे, जैसे ऐसे इसको कर लिया जाए। अगर इसको एक दूसरा फिगर हम बना लेते हैं, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो हम कहेंगे ए बी सी एक रेखा पर नहीं है, सिर्फ 2 एक रेखा पर है, ए और सी। ए और सी संरेख है, बी संरेख नहीं है। या अगर इसको हम एक तीसरा फिगर बना दें और ऐसे कह दें, ए यहाँ है, बी कहीं यहाँ है, सी कहीं यहाँ है, तो हम कहेंगे ए बी सी संरेख नहीं है, सिर्फ ए रेखा पर है, बी और सी उस रेखा पर नहीं है। तो इसको हम लोग गणित की भाषा में संरेख करते हैं। इसको इंग्लिश में कोलिनियरिटी कहा जाता है। कोलिनियरिटी का मतलब कई पॉइंट्स होंगे जो एक रेखा खींचेंगे तो उसी रेखा पर सब आ जाएंगे। जैसे पहले वाले फिगर में ए बी सी तीनों रेखा यल पर स्थित हैं, तो कहेंगे ए बी सी संरेख है। अब देखिए, अगर 3 पॉइंट संरेख हों तो हमारा एक मैथमेटिकल कंडीशन आता है। वो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि त्रिभुज बन नहीं पाएगा। अगर 3 बिंदु एक रेखा में ले लीजिए तो त्रिभुज बनाना चाहें तो सिर्फ रेखा बनती है, त्रिभुज बनता नहीं है। और अगर 3 बिंदु को एक रेखा में न लीजिए, कहीं ले लीजिए, एक रेखा में न हो, तो जब इसको आप क्रम से मिलाएंगे तो त्रिभुज जरूर बनेगा। कहीं ले लीजिए, वो आपकी मर्जी, किसी तरह भी ले लीजिए। 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 बिंदु एक रेखा पर हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और इसका उल्टा कह सकते हैं कि 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं है तो त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो 3 बिंदु अगर एक रेखा पर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ये चीज़ हम समझ गए। या हम कहें कि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं लिख देता हूँ, ये दिमाग में आपको याद होना चाहिए। लिख दे रहे हैं, यदि 3 बिंदु एक रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे संरेख हैं, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। इसको दूसरे भाषा में कहते हैं, इसको अर्थात करके आगे हम ये बढ़ा दे रहे हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ बना नहीं तो उसमें जगह माने होता है क्षेत्रफल। जैसे ये सीधी लाइन है, त्रिभुज बना नहीं तो त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ देखिए त्रिभुज बन गया तो इतना क्षेत्र कवर कर, क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह। इस त्रिभुज ने इतना जगह बना लिया। अगर त्रिभुजाकार कमरा बना दिया जाए तो इतना जगह होगा। इसी तरह ये इतना जगह माने होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमको मिल रहा है, यहाँ क्षेत्रफल मिल गया, यहाँ भी क्षेत्रफल मिला। यहाँ कौन सा क्षेत्रफल मिला, यहाँ कहेंगे कितना क्षेत्रफल मिला, तो आप कहेंगे 0 क्षेत्र, कोई क्षेत्रफल नहीं मिला। कोई नहीं को 0 बोलते हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको दिमाग में याद करनी है। क्या याद करना है, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं अर्थात संरेख हैं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। और शुद्ध भाषा में, गणित की भाषा में क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल उस दशा में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिलेगा अगर 3 बिंदु संरेख हैं। इस फिगर को भी बना लें। यहाँ लिखेंगे ABC संरेख है, ABC संरेख है।
यहाँ AC संरेख है, B नहीं, AC संरेख जबकि B नहीं, जबकि B नहीं। इस केस में कह देंगे A संरेख जबकि BC नहीं, A संरेख जबकि B, C नहीं। इसके बाद संरेख के प्रतिबंध के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ? संरेख के प्रतिबंध के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष, तो निष्कर्ष मिला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। इसी को हम लोग फार्मूले के रूप में अगर प्रोसीड कर दें तो अभी हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है। कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो सूत्र भी हमने आपको दे दिया है। x y बीच में माइनस, x y बीच में माइनस, x y यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ 1 के बाद 2, फिर 2 1, 2 के बाद 3, फिर 3 2, 3 के बाद 1, फिर 1 3। तो इसकी वैल्यू यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी को 0 कर देंगे। 1/2 उधर चला जाएगा तो हमारा जो शुद्ध निष्कर्ष निकल गया वो आया x1 y2 माइनस x2 y1। एक कोष्टक में 1/2 तो उधर चला जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कोलिनियरिटी का, ये हमारा कंडीशन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 1/2 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये पूरी चीज़ बराबर 0। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। 3 बिंदु जब भी संरेख होगा तो इस कहानी को जरूर दोहराना, इसी पर सवाल लगेंगे। ये फार्मूले की तरह से यूज किया जाएगा। आइए पहले इनको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 में हम लोग चलते हैं और पहले इन फार्मूलों को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे को दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो हमारा एक्सरसाइज हम लोग यूज करेंगे 6.4। तो हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, ABC मान लेते हैं और यही पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। 0 4 0 -4 6, 0। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 मानते हैं, सब स्टैंडर्ड तरीका है। दूसरे को x2 y2
और तीसरे को x3 y3। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो अब लिखेंगे हल। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे, सूत्र याद होना चाहिए। क्या सूत्र है? 1/2। फिर कोष्टक बनाते हैं, बीच में xy करके माइनस लिखते हैं। कोष्टक xy माइनस xy, कोष्टक xy माइनस xy। 1/2, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। 1 के बाद 2 आता है, फिर क्रम उलट देते हैं। 2 के बाद 3 2 3 3 2, 3 के बाद 1 3 1 1 3। फार्मूले में पुटअप करेंगे x1 की वैल्यू 0 इंटू, अब y2 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ लिखेंगे तो 0 कर देगा। माइनस पर आ गया, माइनस हो गया x2 का मान 0। यहाँ भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस कोष्टक की वैल्यू सब 0 आ जाएगी। x2 यहाँ भी लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ x3 हमारा 6 है और y2 लिखना पड़ेगा। y2 कितना है? -4। इस कोष्टक को बंद कर दिए। x3 6 है, y1 4 है, माइनस x1 0 है, तो कुछ लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 0 कर देगा। तो ये हो जाएगा 1/2। ये तो छोड़ दिया हमने पूरा, इसको भी छोड़ दिए। ये लिख देना +24, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा +24। फिर प्लस यहाँ है तो प्लस लिख दिए। ये 6 चौके 24, बाकी वो 0 है। तो हमारा आंसर आएगा 1/4 कोष्टक में 48। 2 से 48 को काट देंगे, 24 आएगा। हमेशा क्षेत्रफल लिखते हैं वर्ग मात्रक, वर्ग के साथ मात्रक। तो ये हमारा आंसर है 24 वर्ग मात्रक। ये पहला सवाल। इसी तरह से दूसरा सवाल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 कह रहा है, यदि बिंदु ABC संरेख है तो XY में संबंध बताइए। तो ये BC 3 बिंदु हैं, वो संरेख हैं। तो संरेख वाले बिंदुओं को हम लोग एक लाइन में लाइन खींचेंगे और लाइन में ऐसे लिख देंगे। क्या क्या बिंदु संरेख हैं? A B C। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है? XY पहला है, दूसरा पॉइंट है 3 2, तीसरा पॉइंट है 1 3। और क्वेश्चन में दिया है कि ये बिंदु संरेख है। सवाल नंबर 3। तो कहेंगे बिंदु, सवाल पर लिखते हैं, बिंदु XY, 3 2 व 1 3 संरेख हैं। तो XY में संबंध बताना है। तो XY में संबंध बताना है, संबंध होगा। ये हमारा प्रश्न है। हल में आते हैं, यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे। चूंकि बिंदु, जो भी बिंदु दिया हुआ है, बिंदु XY 3, 2 तथा 1 3 संरेख है। तो संरेख अभी हम लोग जाने हैं संरेख क्या करता है, त्रिभुज बनने नहीं देता है। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शुड बी इक्वल टू 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े हैं, नीचे लिखा हुआ है, यही कंडीशन है संरेख का। तो कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं XY, बीच में माइनस लिखते रहेंगे, XY शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। 1 के बाद 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3। मान भरेंगे। पहला पॉइंट को हम x1 y1 मानते हैं, x1 y1। हमेशा दूसरे को 2 2 मानते हैं, x2 y2। तीसरे को x3 y3। मान भर दिया जाए। x1 का मान x हो गया, गुणे y2 का मान 2, माइनस लिख देंगे। x2 का मान 3, y1 का मान y,
कोष्टक बंद प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 3 माइनस x3 का मान 1, y2 का मान 2 कोष्टक बंद प्लस x3 का मान 1, y1 का मान y माइनस x1 का मान x, y3 का मान 3 शुड बी इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2x या माइनस 3y। कोष्टक भी तोड़ते चल रहे हैं। 3 3 9, 9 में से 2 घटा 7 हो गया। 3 3 9 में से 2 घटा 7 हो गया। यहाँ y माइनस 3x तो धन y माइनस 3x शुड बी इक्वल टू 0। फिर x को x के साथ कंबाइन कर लें तो माइनस x हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये -3 + 2 तो -1 होता है। फिर ये और ये कंबाइन करेंगे तो -y हो जाएगा। तो इसका भी काम खत्म। सिर्फ बचा 7 को प्लस लिख दें इज इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। यही एक्स वाई में एक रिलेशन पूछा जा रहा था। ये एक्स वाई में हमको रिलेशन मिलेगा। रिलेशन आपका मिला हुआ है x + 2y। कुछ मिस्टेक है क्या? अच्छा, -3y और +y मिलके -2y आएगा। ये और ये थोड़ा गलत हो गया था। ये -3 है +1 है तो -2y, तो गुणा करेंगे माइनस से तो +2y हो जाएगा। x + 2y इज इक्वल टू -7 या इस चाहे तो हम इसको बराबर 7 भी लिख सकते हैं। -7 बराबर 0 अभी है। -7 बराबर 0 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x + 2y इज इक्वल टू 7। तो दोनों सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। किताब में आंसर आपके नीचे वाला दिया है तो नीचे वाला बना लीजिए। इसके बाद 4th नंबर का सवाल भी इसी टाइप का है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 5th नंबर का सवाल कर रहा है कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो एक किस पर स्थित होंगे, तो आपका उत्तर होगा रेखा पर स्थित होंगे। एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। दूसरा, लघुत्तरी प्रश्नों में बिंदु इतना इतना संरेख है तो इसी तरह ये भी लगेगा। अभी जो लगा है इसी तरह 6वां भी लगेगा। 7वां में सिद्ध करना संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 0 आएगा। सब कैलकुलेट करने के बाद 0 आना चाहिए। 8वां कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है, सिद्ध कीजिए उसका क्षेत्रफल 15/। ये पहला सवाल है, क्षेत्रफल निकालना है, ये पहला सवाल है। फिर 9वां सवाल है, सिद्ध कीजिए बिंदु इतना इतना संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 0 आएगा। 10वां सवाल यही सवाल है जो भी मैं सॉल्व किया है, एक्स वाई में रिलेशन आएगा। 11वां सवाल पहला सवाल है, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 कोष्टक बनाना पड़ेगा। आपको सब तरीका बताएंगे। चलिए इसको हम लगा भी देते हैं। सवाल नंबर, तो हम लोग एक छोटा सा चतुर्भुज ऐसे बना लेंगे और क्रम से इसको लिखेंगे। ABCD क्रम बनाएंगे। ये पहला हो गया हमारा 1 1, B हो गया 3 4, क्रम से लिखते हैं, कूद के नहीं लिखेंगे। C को 5 - 2 और D को 4 - 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 41/2 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष 1 1 3 4 5 - 2 4 - 7 है। इसका हमको एरिया निकालना है, 41/2 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ABCD चतुर्भुज ड्रा कर लिया। A को 1 1, B को 3 4, C को 5 - 2 और D को 4 - 7 मान लिया। इसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ले लेते हैं और 4 कोष्टक यूज करते हैं। एक्स वाई सब में लिख देते हैं माइनस करके, 4 कोष्टक, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। पंचभुज होता है तो 5 कोष्टक बनाते हैं।
तो ये हो गया 1/2, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। अब चक्री क्रम में 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 2 1, 2 3, 3 2, फिर 3 के बाद 4 तो 4 3, फिर 4 के बाद 1 1 4, मान भर दिया जाए। तो x1 का मान पहले पॉइंट को 1 1 मानते हैं, x1 y1, दूसरे को 2 2 मानते हैं, x2 कामा y2, तीसरे को 3 3 मानते हैं, x3 कामा y3, चौथे को 4 4 मानते हैं, x4 कामा y4। तो x1 हमारा हो गया 1, y2 हो गया 4 माइनस x2 हो गया 3, y1 हो गया 1, पहला कोष्टक बंद, फिर प्लस लिखेंगे, x2 हमारा 3, y3 हो गया -2, जो माइनस है वो चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस x3 का मान हो गया 5, y2 हो गया 4, प्लस कोष्टक बंद, फिर x3 हो गया 5, y4 हो गया -7, माइनस x4 हो गया 4, y3 हो गया -2, कोष्टक बंद, फिर अगला कोष्टक, x4 हो गया 4, y1 हो गया, y1 हमारा 1 माइनस x1 1, y4 -7, कोष्टक बंद। सॉल्व कर दिया जाए इसको तो ये मिल गया हमको 1/2, कोष्टक में 4 -3 पहले कोष्टक में, दूसरे में -6 -20, तीसरे कोष्टक में -35 और +8, चौथे कोष्टक में 4 + 7, फिर ये हो गया 1/2, पहले में 1, दूसरे में मिला -26, तीसरे में मिला 29 माइनस टाइम 29, चौथे में मिला 11, फिर माइनस प्लस प्लस को 1 में ऐड कर दिया जाए, माइनस माइनस को 1 में ऐड कर दिया जाए, तो 11 1 12 हो गया, और 1 6 9 15 को 5 1 2 2 4 1 5, निगेटिव टाइम 55, वैल्यू आई 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 1/2। तो देख लिया जाए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 1 3 4, 1 1 3 4, 5 -2 5 -2, 4 -7, 1 1 3 4 5 -2 4 -7। तो x1 हमारा हो गया 1, y2 हो गया 4, 1 × 4, x2 हो गया 3, y1 हो गया 1, ठीक है। x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू -2, फिर -x3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4, फिर x3 की वैल्यू 5, x4 की वैल्यू -7, माइनस x4 की वैल्यू, x4 की वैल्यू 4, y4 की वैल्यू, y4 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, ये x1 है तो x1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1, x1 की वैल्यू 1, y4 की वैल्यू -7, ये तो तीसरा वाला है, x3 की वैल्यू 5, y4 की वैल्यू -7 माइनस x4 की वैल्यू 4, x4 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू -2, ठीक है। x4 की वैल्यू, x4 हमारा 4 हो गया, फिर y1 की वैल्यू 1 हो गई -1, ये हो गया x1 का मान 1, और ये हो गया y4 का मान -7, तो ठीक है 4 -3, ठीक है, -6 -20, ये भी ठीक है, 7 5 35 होगा, 7 5 35, 4 दूना 8, यहाँ हो जाएगा -27 ना, 4 7 11, फिर ये हो जाएगा 6 7 13 को 3, 1 2 4 1 5 53, फिर 3 में से 2 गया 1, अब सही है, तो ये वैल्यू आई 41/2, ये हो गया वर्ग मात्रक, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, इसको लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि सवाल हमको प्रूव करना है इसलिए इसका उत्तर हो गया प्रूव्ड।
इसके बाद हम लोग 12वां सवाल लगाते हैं एक्सरसाइज 6.4 का। सवाल है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 300669 है। एक रेखा डी ए बी और ए सी को एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित करती है। तब सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 9 टाइम त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया है एबीसी का ये पॉइंट है 30, हमने 30 लिख दिया, 06 हमने लिख दिया, ये वाला बी वाला 06 और 69 हमारा ये सी पॉइंट है। क्रम से ए बी सी, इसको ए पॉइंट मान लिए, इसको बी पॉइंट मान लिए, इसको क्रम से सी पॉइंट मान लिए। सवाल कह रहा है कि एक रेखा जो डी है वो ए बी को और ए सी को एक संबंधित दो के अनुपात में बांटती है। तो ऊपर वाला अनुपात हमने 1 मान लिया और नीचे वाला 2 मान लिया। इसी तरह यहाँ भी ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2। ये कहानी है, सिद्ध हमको ये करना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 9 टाइम त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा काम है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र यूज कर लेंगे 1/2 और हमारा सूत्र होता है एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कोष्टक के अंदर। फिर हम लोग 1 यहाँ लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, 1 के बाद 2, 1 2 2 1, 2 के बाद 3 2 3 3 2, 3 के बाद 1 1 1 3। ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारी, x1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 6 है, माइनस x2 की वैल्यू 0 है, बाकी 0 हो जाएगा। अभी पहला कोष्टक हो गया, x2 0 थे 0 हो जाएगा, माइनस x3 6 है, y2 हमारा 6 है, x3 हमारा 6 है, y1 0 है, फिर x1 हमारा 3 है और y3 9 है। तो ये वैल्यू हो गई 1/2, 18 हो गया, 0 छोड़ दे रहा है। यहाँ माइनस टाइम 36 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस टाइम 27 हो गया। ये 7 6 13 को 3 और 3 2 5 1 6। फिर यहाँ 13 में से 8 गया 5, 5 में से गया 4, 45, नीचे 2 आएगा, निगेटिव टाइम आएगा। लेकिन चूंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए निगेटिव साइन को छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 45/2, यहाँ रीजन लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋण नहीं होता है। ये तो हमने निकाल लिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। चलिए अब हमको एडी पर पहुंचना है। तो एडी निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है, ये तो पता है डी और ई पता नहीं था, तो डी और ई पता करने के लिए हमने अंतःविभाजन वाला फार्मूला लगा दिया। क्योंकि अगर किनारे किनारे का बिंदु मालूम हो तो बीच का पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो डी हमको पता नहीं था, डी बीच में है, ए और बी के बीच में है डी। ये अनुपात भी हमको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सीधा सीधा फार्मूला है। हमने ए को यहाँ लिख दिया 30, बी को यहाँ लिख दिया 06, डी पता नहीं है एक्स वाई मान लिया। और ए से जो डी वाला अनुपात है, थोड़ा इसमें हमने एक गलती भी कर दिया है। ए से डी वाला जो अनुपात है, ए से डी वाला ये 1 रहेगा, तो ए से डी वाला 1 रहेगा और जो डी से बी की दूरी है वो n रहेगी। तो यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़ी, इसको हम लोग सुधार लें। चलिए फिर से देखें, क्रम पर विशेष ध्यान देंगे। तो x = सूत्र होता है mx2 + nx1 अपान m + n। फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं तो m का मान 1, x2 का मान 0 प्लस n का मान 2, x1 का मान 3, 1 धन 2। तो x की वैल्यू आ गई 3 दूना 6/2 1 3। तो x की वैल्यू हो गई 3 दूना 6। फिर y के लिए फार्मूला हमारा यही है, m की वैल्यू 1, y2 का मान 6 प्लस n की वैल्यू 2, y1 का मान 0, 1 धन 2 6/3। ये भी वैल्यू आएगी हमारी 2। ये पॉइंट हमारा निकल गया 2 2 2, 2। इसी तरह से हम लोग इस पॉइंट को निकालने में ये हमने लिख दिया 30, सी हमने लिख दिया 69, बीच वाला पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है 43,
एक्स वाई लिख दिया, ये 1 ये 2, ये सही है। इसको हम लोग निकाले तो मिल गया 4 और 3। अब इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और अब हम 9AD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर वही कहानी, सेम फार्मूला, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस करके एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस करके एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इसको ज़रा आप लोग निकालिए फटाफट जल्दी, 1 मिनट के अंदर। इसमें 2 को x2 y2 मान लेंगे और 4 को x3 y3 मान लेंगे। 1 तो हमारा है, ये 3 जी ऊपर वाला। तो x1 हमारा हो गया 3, y2 की वैल्यू 2 माइनस x2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 0, फिर प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 3 माइनस x3 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू 3। तो 1/2 6 माइनस 0, यहाँ 6 माइनस 8, 0 माइनस 9, 1/2 6 माइनस 2 माइनस 9, 1/2 6 माइनस 11 माइनस 5/2। तो इसको हम 5/2 लिख देंगे, यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋण नहीं होता है। अब यहाँ दोनों पक्षों में 9 का गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने पर, निकालने के बाद दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने पर। तो गुणा करने के पीछे क्या कहानी है, क्योंकि 9 गुना 45/2 के बराबर आना चाहिए। तो बाएं तरफ होगा 9 का गुणा हो गया ADE में, तो लिखेंगे 9 टाइम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर आया 9 गुणे 5/2, तो ये आया 45/2 वर्ग मात्रक। तो अब पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड माने थे, इस वाले को क्या मानेंगे, राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए प्रूफ सिद्ध हो गया, क्योंकि जो त्रिभुज ABC का आया था वही 9 टाइम त्रिभुज ADE का आया है। उन का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 9 टाइम उनको लाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथ है, लगाना पड़ेगा, लंबा सवाल है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ये कई कहानी है बार बार। इसके बाद आप लोग 6.4 का पूरा सवाल लगाएंगे। जो भी सवाल नहीं आएगा कल हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आप लोग लगा के आएंगे। फुल्ली ये चैप्टर लगा के आना है। जो भी क्वेश्चन है सारा आप लोग सॉल्व करेंगे,
जो भी दिक्कत होगी हम लोग मोबाइल के माध्यम से या जैसे भी आप इसको समस्याओं को दूर करेंगे। आज की पढ़ाई हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।